नमस्कार, मैं रवीश कुमार। दूसरे चरण के मतदान के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कौन सा झूठ बोलेंगे और 40 साल पुराना कौन सा मुद्दा ले आएंगे? सही गेस करने वाले को इनाम में प्रधानमंत्री के झूठ से भरे 20 भाषणों का फ्री में यूट्यूब लिंक दिया जाएगा। अभी तक उनके भाषणों में मनमोहन सिंह आ चुके हैं, इंदिरा गांधी आ चुकी हैं, राजीव गांधी आ चुके हैं। इंतजार कीजिए, जवाहरलाल नेहरू भी आते ही होंगे। संपत्ति के पुनर्वितरण के विवाद को पहले उन्होंने कांग्रेस के मैनिफेस्टो से जोड़ा। कांग्रेस खंडन करते करते थक गई कि यह तो झूठ है। तब प्रधानमंत्री मोदी ने उस झूठ में एक नया झूठ जोड़ा और बयान दिया कि राजीव गांधी ने विरासत का कानून इसलिए रद्द किया क्योंकि इंदिरा गांधी की संपत्ति लेना चाहते थे। कांग्रेस ने इसे भी झूठ बताया। आप इस वीडियो को पूरा देखिए। हम यह भी बताएंगे कि नेहरू ने जब आज की कीमत के अनुसार 12,000 करोड़ के बराबर की संपत्ति दान में दे दी तो राजीव गांधी और राहुल गांधी के लिए क्या बचा होगा? प्रधानमंत्री के झूठ को कई कैटेगरी में बांटा जा सकता है। पहला, स्टैंड अलोन झूठ, यानी एक ऐसा झूठ जो वहीं पैदा होता है वहीं खत्म हो जाता है। उसका आगे के झूठ और पीछे के झूठ से कोई संबंध नहीं होता और उसमें कोई नया झूठ नहीं जोड़ा जाता है। इसे स्टैंड अलोन झूठ कहते हैं। दूसरा है वंदे भारत झूठ। जैसे वंदे भारत में कई बोगियां होती हैं, तेज रफ्तार से गुजरती हैं, उसी तरह प्रधानमंत्री एक झूठ में दूसरा झूठ जोड़ते चले जाते हैं, फिर तीसरा झूठ जुड़ता है और फिर चौथा, और एक झूठे बयानों की तेज रफ्तार चुनाव में दौड़ पड़ती है। इस तरह से वे एक वंदे भारत बनाते हैं ताकि लोगों को लगे कि यही सच है। जैसे हजारों रेलगाड़ियों का हाल बुरा है मगर वंदे भारत को ही लोग विकास का सच मानने लगे हैं। आप बाकी रेल की हालत दिखाते रहिए, सरकार आपको वंदे भारत का वीडियो दिखाती रहेगी। इसलिए मैंने वंदे भारत के रूपक का इस्तेमाल किया और कहा कि संपत्ति के पुनर्वितरण का झूठ वंदे भारत झूठ की श्रेणी में आता है। अगर प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी की राजनीति से एक सप्ताह के लिए धर्म से जुड़े मुद्दों को हटा दिया जाए तो उनके भाषण में क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इय ये सब भी नहीं बचेगा। उनके भाषण में या मंच पर या पोस्टरों में जो भी चमकता हुआ दिख रहा है वह धार्मिक लिबास और पताके का नया कपड़ा है। इस चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी को जितना भी वोट मिले वे जीत जाएं या सिकंदर हो जाएं, लेकिन यह भी सच है कि इस चुनाव में उनकी झूठ की बहुत बुरी हालत हो रही है। बोलते ही लोग टूट पड़ते हैं और खंडन कर उस झूठ को धूल मिट्टी में मिला देते हैं। अफसोस कि उसके बाद भी हिंदी के थर्ड क्लास अखबार बयान के रूप में उसे छापते रहते हैं ताकि आपको वो झूठ मिलता रहे। कितनी श्रद्धा से लोग आते होंगे या लाए जाते होंगे कि प्रधानमंत्री को सुनना है, वे कुछ काम का बोलने जा रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री बेरोजगारी पर कम सैलरी की नौकरी पर कम बोलते हैं। यह जो कम सैलरी वाला वर्ग तैयार हुआ है उसकी सामाजिक आर्थिक सुरक्षा कैसे होगी, उसकी तरक्की कैसे होगी, इस पर बात ही नहीं करते। भारत में ज्यादातर नौकरियां कम सैलरी की होने लगी हैं। काम करने वालों की मजदूरी बढ़ती नहीं, उसमें ठहराव सा आ गया है। मजदूरी बढ़ने के बाद भी महीने का 10,000 कमाना मुश्किल है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की 2024 की वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार भारत का अस्थायी कामगार 375 रुपए की दिहाड़ी से भी कम कमाता है। जो लोग नौकरी भी करते हैं उनमें से 54% को किसी प्रकार की सामाजिक सुरक्षा यानी मेडिकल इंश्योरेंस या पेंशन वगैरह नहीं मिलती है। जो महिला 2017-18 में एक महीने में 5,955 रुपए कमाती थी, उसकी कमाई 2022-23 में घट गई 5,337 रुपए हो गई। इस रैली में जो चेहरे दिख रहे हैं मुमकिन है ज्यादातर इसी कैटेगरी में आते हों। तो क्या इनके लिए यह मुद्दा नहीं होगा कि उनकी कमाई पर कितना दबाव है, खर्चा नहीं चल रहा, महंगाई आसमान पर है? क्या ये लोग दूर की बातों पर, अतीत की बातों पर ही भावुक होते रहते हैं? मैं आज देश के सामने पहली बार एक दिलचस्प तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूं। जब देश की एक प्रधानमंत्री
बहन इंदिरा जी नहीं रही तो उनकी जो मिल्कत थी, उनकी जो प्रॉपर्टी थी, वो उनकी संतानों को मिलनी थी। लेकिन पहले ऐसा कानून था कि वो उनको मिलने से पहले एक हिस्सा सरकार ले लेती थी। कांग्रेस ने पहले ऐसा कानून बनाया था। तब चर्चा थी और व्यापक रूप से चर्चा थी कि जब इंदिरा जी नहीं रही और उनके बेटे राजीव गांधी जी को ये प्रॉपर्टी मिलने की थी, लिख करके गई थी, तो अब सरकार को पैसा चला ना जाए, प्रॉपर्टी को बचाना था, तो इन्होंने क्या कर दिया, उस प्रॉपर्टी को बचाने के लिए अपनी माता इंदिरा गांधी से मिले हुए पैसों को बचाने के लिए उस समय के प्रधानमंत्री श्रीमान राजीव गांधी ने अपनी संपत्ति बचाने के लिए पहले जो इनहेरिटेंस कानून था उसको समाप्त किया और खुद के पैसे बचा लिए। खुद पर आई तो कानून हटा दिया और अब वहां मामला निपट गया, तो आज फिर सत्ता पाने के लालच में ये लोग वही कानून ज्यादा कड़ाई से वापस लाना चाहते हैं। मध्य प्रदेश के मुरैना की सभा में प्रधानमंत्री ने इंदिरा गांधी वाला उदाहरण दे दिया, जिसका कांग्रेस ने खंडन भी किया। लेकिन पहले आप ये देखिए कि मुरैना मध्य प्रदेश का एक गरीब जिला है। यहां के लोग आज अपनी आर्थिक तंगी से परेशान होंगे, लेकिन प्रधानमंत्री ने बहस की दिशा ही मोड़ दी और लगे संपत्ति के पुनर्वितरण, बंटवारे, इन सब की बात करने और बताने लगे कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ऐसा लिखा है, जबकि ऐसा नहीं है। गरीब और मिडिल क्लास की हालत बहुत खराब है। इस पर बात होती तो इंदिरा गांधी ने क्या किया, उनके बेटे राजीव गांधी ने उनकी संपत्ति के लिए क्या किया, इन सब की जरूरत नहीं पड़ती और वो भी इससे लेकर झूठ बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। कांग्रेस ने जवाब में कहा है कि इंदिरा गांधी ने अपनी सारी संपत्ति जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड में दान कर दी थी। अगर प्रधानमंत्री ने यहां तक बता ही दिया कि राजीव गांधी ने इंदिरा गांधी की संपत्ति हासिल करने के लिए बाप दादा की संपत्ति पर लगने वाले टैक्स के कानून को हटा दिया, तो यह भी बता देते कि इसके बाद राजीव गांधी को कहां कहां संपत्ति विरासत में मिली और वो संपत्तियां कहां हैं। जवाहरलाल नेहरू ने तो अपनी सारी संपत्ति दान कर दी थी। कांग्रेस ने कहा है कि इंदिरा गांधी की संपत्ति की कोई विरासत नहीं थी, जिसके लिए राजीव गांधी को कानून बदलना पड़ता। चुनाव हारने के बाद इंदिरा गांधी के पास रहने के लिए घर नहीं था। एक प्रसंग चल रहा है कि जयप्रकाश नारायण ने पूछा था कि इंदु तुम्हारा खर्चा कैसे चलेगा। जाहिर है अगर बहुत पैसा होता तो जेपी, जो इंदिरा गांधी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाया करते थे, यह सवाल नहीं करते कि हारने के बाद खर्चा कैसे चलेगा। प्रधानमंत्री 10 साल से सत्ता में हैं, यही बता देते कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पास कितनी पैतृक संपत्तियां हैं, कौन कौन सी पैतृक संपत्ति है। जब राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हुई तो वे अपने किसी मकान में नहीं गए, 10 जनपद गए, जो सोनिया गांधी का सरकारी बंगला है। तब खबरें आई कि राहुल के पास जमीन और दफ्तर तो है मगर अपना घर नहीं। वायनाड से पर्चा भरते हुए उन्होंने दिखाया है कि 11.14 करोड़ की अचल संपत्ति है। यह कोई बहुत ज्यादा भी तो नहीं। तो मैं प्रधानमंत्री को दूसरी चुनौती दे रहा हूं कि इस न्याय पत्र में वो बताएं किस पन्ने पर हमने धन पुनर्वितरण का जिक्र किया है। हमने कहा है कि हम मंगलसूत्र लेंगे निम्न मध्य वर्गों परिवारों से, मध्य वर्ग के परिवारों से, गरीब के परिवारों से, और किसी और को मंगलसूत्र पहनवाएंगे। जो व्यक्ति मंगलसूत्र का सम्मान नहीं किया है अपने जीवन में, आज वो मंगलसूत्र के बारे में बोल रहे हैं। हमने ये कभी नहीं कहा है। और हकीकत क्या है मैं आपको बताऊं। पिछले 10 साल में ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के आंकड़े हैं, ये कांग्रेस पार्टी के आंकड़े नहीं हैं। ये आपको मैं भिजवा दूंगा।
और ये आरबीआई के आंकड़े क्या कहते हैं कि 2024 में, यानी कि इस साल 31 मार्च तक 1 लाख करोड़ ऋण हमारे परिवारों का है जिन्होंने बैंकों से ऋण लिया है सोना गिरवी रखकर, और जिसको कहा जाता है गोल्ड लोन। एक जमाने में ओल्ड लोन हुआ करता था, मोदी के जमाने में गोल्ड लोन हो गया। पिछले 10 सालों का नतीजा यह है कि 2024 में करीब 1.5 करोड़ परिवार हैं हमारे देश में, 1.5 करोड़, जिन्होंने बैंकों से ऋण लिया है, और आज वो ऋण कुल मिलाकर जो बकाया ऋण है 31 मार्च को 1 लाख करोड़ है। और ये सिर्फ बैंकों से लिया गया है, असंगठित क्षेत्र के संस्थाओं से नहीं, साहूकारों से नहीं, ये बैंकों से। अगर आप सब जोड़ेंगे, साहूकारों से जो ऋण लिया गया है सोना गिरवी रखकर, असंगठित क्षेत्र के संस्थाओं से ऋण लिया गया है सोना गिरवी रखकर, और बैंकों से ऋण लिया गया है सोना गिरवी रखकर, अगर आप तीनों को मिलाएंगे तो आपको यह पता चलेगा कि हमारे देश के हर 4 परिवारों में से एक परिवार ने सोना गिरवी रखकर ऋण लिया है पिछले 10 सालों में। और ये प्रधानमंत्री मंगलसूत्र की बात करते हैं, सोना की बात करते हैं। यह हकीकत है। कांग्रेस की वेबसाइट पर लिखा है कि भारत की आजादी के बाद आर्थिक स्थिति देश की अच्छी नहीं थी। उस समय जवाहरलाल नेहरू आगे आए और उन्होंने अपनी 98% संपत्ति देश को दान में दे दी। उस समय पंडित नेहरू ने 196 करोड़ की संपत्ति दान में दी थी। आज के समय में यह करीब 12,000 करोड़ के बराबर होती है। इस नेहरू को पिछले 10 साल में क्या क्या नहीं कहा गया। अगर प्रधानमंत्री मोदी या झूठ नहीं बोलते कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में आपकी संपत्ति को लेकर दूसरे को देने की बात है, तो इन 2 दिनों में आपका, आपके बच्चों का आर्थिक वर्तमान कैसा है, भविष्य कैसा है, इस पर ज्यादा चर्चा होती, बातें होती। फरवरी 2024 में मोदी सरकार ने संसद में बताया कि 1 करोड़ से अधिक कमाने वाले लोगों की संख्या इस देश में मात्र 2,16,000 है। आबादी 140 करोड़ और इसमें 1 करोड़ कमाने वाले 2.25 लाख लोग ही हैं। उसमें से भी 25 करोड़ की संपत्ति वाले और भी कम। राहुल गांधी ने कभी भी नहीं कहा कि आम लोगों की बाप दादा की संपत्ति लेकर किसी और में बांट दी जाएगी। राहुल ने तो यही कहा है कि जिन 22 अमीर लोगों को मोदी सरकार ने 10 साल में 16 लाख करोड़ का कर्जा माफ किया है, उसका छोटा सा भी हिस्सा अगर गरीब लोगों को दे दिया जाए तो उनका कल्याण हो जाएगा। इस बात को बीजेपी ने पूरा ही घुमा दिया। कभी कहने लग गई कि मंगलसूत्र मुसलमानों में बांटने जा रही है कांग्रेस, तो कभी कहने लग जाती है कि आपका मकान लेकर लोगों में बांट दिया जाएगा। मोदी जी ने पिछले 10 साल 20-25 लोगों को अरबपति बनाया है। हिंदुस्तान का पूरा धन उन्होंने उन व्यक्तियों को दिया। पूरा का पूरा फायदा नरेंद्र मोदी जी ने अदानी जैसे लोगों को दिया है। हिंदुस्तान के एयरपोर्ट, हिंदुस्तान के पोर्ट, हिंदुस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस की इंडस्ट्री, सोलर पावर की इंडस्ट्री, विंड पावर की इंडस्ट्री, पूरा का पूरा नरेंद्र मोदी जी ने अदानी और अदानी जैसे लोगों को पकड़ा दिया है। और गरीबों को कुछ नहीं मिला। कर्नाटक में हम 5 गारंटी देते हैं और आप जानते हो कि कर्नाटक में गरीबों को कितना फायदा हुआ है। ये देखो, ये जो आपने अभी ताली बजाई, ये प्रेस वाले कभी नहीं दिखाएंगे, क्योंकि ये प्रेस वाले गरीबों के नहीं हैं। भारत की आर्थिक हालत को लेकर सरकार बड़े बड़े दावे करती है।
मगर ऐसा है नहीं कि हर दूसरे से मकान लेकर तीसरे को दे दिया जाए। टाइम पत्रिका में देबाशीष रॉय चौधरी का विश्लेषण छपा है कि सामान्य तथ्यों से पता चल जाता है कि मोदी के दूसरे कार्यकाल में भारत की जीडीपी ने 1990 के बाद से सबसे कम तरक्की की है। यही नहीं, जिस रेट पर मनमोहन सिंह के दौर में आपकी कमाई बढ़ रही थी, मोदी के दौर में उससे आधे रेट पर बढ़ रही है। प्रति व्यक्ति आय के आंकड़े इसका सच बता देते हैं। शेयर बाजार के 75,000 पार कराने को लेकर बड़ी बड़ी बातें होती हैं, लेकिन मोदी के समय में शेयर बाजार से कमाई भी कम रही है। इसमें भी मनमोहन सिंह बाजी मार गए हैं। विदेशी निवेश एक ऐसा पैमाना है, वह भी 20 साल में इस वक्त सबसे कम स्तर पर है। विदेशी निवेशक अपना पैसा निकालते जा रहे हैं। प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं से ऐसी छवि बनाई गई कि वे विदेशी निवेशकों को भारत की कहानी बेच रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं, लेकिन हो रहा है उल्टा। निजी कंपनियों का निवेश भी काफी कम हुआ है, बल्कि 2012 के बाद से गिरता ही जा रहा है। जो भी निवेश है उसमें बड़ा हिस्सा सरकार का बताया जाता है। तो इन सब पर बहस होनी चाहिए, लेकिन मोदी जी बात को मुरैना की सभा में इंदिरा गांधी के जमाने में ले गए और मनगढ़ंत बातें कहने लग गए कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में यह लिखा है कि वह आपकी हमारी संपत्ति लेकर दूसरों में बांट देगी। बिल्कुल ऐसा नहीं लिखा है, आप पढ़ लीजिए। लेकिन मोदी इस तरह का झूठ क्यों बोल रहे हैं? इस बात का 2024 के चुनाव से क्या संबंध है? या तो वे बात 2047 की करने लग जाते हैं या फिर 1984 की करने लग जाते हैं। हमेशा याद रखिए, भारत में एक छोटे से हिस्से के पास बहुत सारा पैसा है। वही 4-4 आईफोन खरीद रहा है, 3-3 कारें खरीद रहा है, 5-5 फ्लैट खरीद रहा है। तो इस हिसाब से आपको लगेगा कि बहुत पैसा है, मगर जब आप गांव देहात से लेकर दिल्ली की अस्थायी बस्तियों में रहने वाले लाखों लोगों को देखते हैं, तब पता चलता है कि कुछ लोग करोड़पति से अरबपति हो गए, मगर ज्यादातर लोगों के लिए 10,000 महीने की कमाई ही असंभव है। अगर इससे दिक्कत है तो बिहार से अमृतसर कमाने जा रहे लोगों और उनकी इस ट्रेन का हाल देख लीजिए। आपको पता चल जाएगा कि भारत में इस स्तर की गरीबी भयंकर हो चुकी है, जहां पैसा इतना ही होता है कि आदमी बस जी रहा है, यहां से वहां जा रहा है। परिवारों की बचत 47 साल में सबसे कम है। वह किसी तरह गुजारा कर रहा है। हाउसिंग सोसाइटी या शहरों के एक छोटे से हिस्से में रहने वाला मिडिल क्लास मानने को तैयार ही नहीं है कि आज के भारत की आर्थिक हालत बहुत खराब है। इसलिए वह प्रधानमंत्री मोदी के झूठ को गले लगा लेता है कि बुराई तो 30 साल पहले थी, आज तो अच्छाई ही अच्छाई है। प्रधानमंत्री पिछले कुछ दिनों से 400 पार के नारा छोड़ दिया है और अपनी 56 इंच की छाती को मोदी की गारंटी बोलने भी छोड़ दिया है। और इतने भौखलाए गए हैं, इतने परेशानी में हैं, इतने पीड़ित हैं कि वो अभी नए भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। ध्रुवीकरण हमेशा उनका हथियार रहा है, पर इस बार जिस भयंकर तरीके से खुले आम ध्रुवीकरण की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं और जिस तरीके से वो झूठ फैला रहे हैं, मैं समझता हूं जरूरी है इसका खंडन करना। इस वीडियो में हम आगे कांग्रेस और बीजेपी के मैनिफेस्टो की भी बात करेंगे, उस हिस्से की जहां युवाओं को लेकर वादे किए गए हैं। आपको पता चल जाएगा कि क्यों मोदी बीजेपी के मैनिफेस्टो की ज्यादा बात नहीं करते, कांग्रेस की करते हैं। वही नहीं, गोदी मीडिया भी बीजेपी के मैनिफेस्टो की दिन रात चर्चा नहीं करता है। आपको यह भी पता चलेगा कि देश में झूठ और नफरती बातों पर बहस क्यों होती है, क्योंकि ज्यादातर लोग इसी पर बहस करने लायक बनाए गए हैं। उनका दिमाग तभी जागता है, एक्टिव होता है, जब उन्हें मुसलमान आ जाएंगे, मुसलमान खा जाएंगे सुनाई देता है। शायद इसीलिए भी प्रधानमंत्री अपनी सभाओं में किसी ना किसी बहाने मुसलमान का नाम ले आते हैं। ऐसे में आप किसे बताएंगे कि पिछले वित्त वर्ष में भारत का निर्यात 3% कम हो गया और कच्चे तेल का आयात 14% बढ़ गया? सुनेगा कौन?
कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में युवाओं पर बात करते हुए लिखा है कि आज बेरोजगारी दर 8% है और स्नातकों के बीच बेरोजगारी दर 40% से अधिक है। 25 साल से कम उम्र के हर डिप्लोमा धारक को अप्रेंटिसशिप का अधिकार लेकर आएगी, जिसके तहत प्रशिक्षण मिलेगा और हर साल 1 लाख रुपए का मानदेय दिया जाएगा। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि वह 30 लाख केंद्रीय पदों को भरेगी और पेपर लीक के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन के अलावा पीड़ितों की आर्थिक सहायता भी करेगी। भाजपा के संकल्प पत्र में बेरोजगारी का कोई आंकड़ा नहीं दिया गया है। लिखा है कि पिछले 10 वर्षों में 1.4 करोड़ से अधिक युवाओं को पीएम कौशल विकास योजना के अंतर्गत कौशल प्रशिक्षण से कुशल बनाया जा रहा है। इनमें से कितनों को काम मिला, कितने कितना कमा रहे हैं, इसका कोई डेटा नहीं। 27 लाख करोड़ से अधिक के निवेश के साथ पीएम मुद्रा योजना के अंतर्गत 46 करोड़ से अधिक ऋण प्रदान किए गए। इससे भी कितनों को काम मिला, रोजगार बढ़ा, इस पर कोई आंकड़ा नहीं। केवल यही लिखा है कि इससे रोजगार और स्वरोजगार के अवसर प्रदान हुए। बीजेपी ने कहा है कि मुद्रा लोन की सीमा 20 लाख तक कर दी जाएगी। संकल्प पत्र में लिखा है कि भाजपा ने पारदर्शी तरीके से परीक्षाएं कराई हैं और लाखों भर्तियां की हैं, मगर संख्या नहीं दी गई। आगे भी नियुक्ति कराने की बात है, मगर कांग्रेस के 30 लाख भर्तियां कराने की तरह संख्या नहीं दी गई है। भाजपा ने 2024 में पेपर लीक के खिलाफ लाए गए कानून के बारे में लिखा है कि हम इसे सख्ती से लागू करेंगे, जबकि यह कानून मोदी सरकार के कार्यकाल के आखिरी साल में पास हुआ। उसके बाद ही तो उत्तर प्रदेश सरकार को पुलिस कांस्टेबल भर्ती का पेपर रद्द करना पड़ा, जिसमें 60,000 पदों के लिए 50 लाख छात्रों ने अप्लाई किया था। प्रधानमंत्री मोदी पेपर लीक के मसले पर यूपी में चुप रह जाते हैं, लेकिन राजस्थान जाते ही वहां मुद्दा बना देते हैं। पेपर लीक यानी नौजवानों के भविष्य के साथ इतना बड़ा खिलवाड़। वो कहते हैं कि राजस्थान में जो पेपर लीक हुआ, वो पेपर लीक में गहलोत सरकार, कांग्रेस के गहलोत की सरकार खुद शामिल थी और कोई और नहीं कह रहा है। जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री के कार्यालय में काम करने वाले सज्जन थे, वो कह रहे हैं। आप बताइए मेरे नौजवानों, इससे बड़ा पाप, इससे बड़ा धोखा मेरे देश के युवाओं के साथ नहीं हो सकता है। यानी राजस्थान में अब कांग्रेस का ही पेपर लीक हो गया है। यही कांग्रेस की सच्चाई है। इसलिए देश के युवाओं को, हमारे फर्स्ट टाइम वोटर्स को कांग्रेस से बहुत सतर्क रहना है। उसको कैंटीन नहीं मिलेगी, उसको पेंशन नहीं मिलेगी, उसको ट्रेनिंग 6 महीने की मिलेगी। चाइना का जवान 5 साल ट्रेनिंग करके आएगा और हमारा अग्निवीर 6 महीने की ट्रेनिंग लेकर उसके सामने खड़ा हो जाएगा। नतीजा आपको मालूम है। ये जो अग्निवीर योजना है, हमारी सरकार बनेगी, इसको हम रद्द कर देंगे, उठा के फाड़ के फेंक देंगे। और जैसे पहले होता था, पेंशन मिलेगी, शहीद का दर्जा मिलेगा, कैंटीन मिलेगी। देखिए, ये अग्निवीर योजना सेना नहीं चाहती, ये प्रधानमंत्री का निर्णय है। पीएम ऑफिस ने ये योजना बनाई है। सेना को ये नहीं चाहिए और हम इसको रद्द करने जा रहे हैं। पेपर लीक की बात आप जानते हो। आपको सालों काम करना पड़ता है, पढ़ाई करनी पड़ती है। पेपर के दिन आपको पता लगता है कि पैसा देकर बेईमानों ने पेपर लीक करवा दिया और आप देखते रह गए। हम एक कानून लाएंगे, जिसने भी ये पेपर लीक का काम किया उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। और ये जो आजकल फैशन बना रखा है कि प्राइवेट कंपनियां
पेपर चेक करवा रही है, इसको हम बंद करवा देंगे। प्रधानमंत्री मोदी एक झूठ पर कभी नहीं टिकते। उन्होंने शुरू किया कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो मुस्लिम लीग की सोच से जुड़ा है। जब इसे चुनौती दी गई कि मैनिफेस्टो में हिंदू और मुसलमान शब्द ही नहीं है, तो प्रधानमंत्री कहने लग गए कि उसमें लिखा है मंगलसूत्र लेकर मुसलमानों में बांटा जाएगा। तब फिर चुनौती दी गई कि दिखाइए कहां लिखा है, कहीं तो लिखा नहीं है। तो प्रधानमंत्री चुप रह गए, कोई जवाब नहीं देते, बल्कि दूसरे तरीके से दोहराते ही रहते हैं। इस झूठ के पकड़े जाते ही प्रधानमंत्री संपत्ति के पुनर्वितरण वाले झूठ पर आ गए। इस पर भी चुनौती दी गई कि बताइए मैनिफेस्टो में कहां लिखा है, तो इस बात पर आ गए कि कर्नाटका में मुसलमानों को आरक्षण मिला हुआ है और कांग्रेस इसे देश भर में लागू करना चाहती है। इस झूठ की भी पोल खुल गई। कर्नाटका में 30 साल से यह आरक्षण है, गुजरात में भी है, बिहार में भी है और यह बीजेपी के शासन में भी रहा है और चलता रहा है। इसलिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा कि वे उनसे मिलकर कांग्रेस के न्याय पत्र के बारे में समझाना चाहते हैं। खड़गे कमजोर नेता नहीं हैं, न ही लिखा हुआ भाषण पढ़ने वाले नेता हैं। जाहिर है जिस प्रधानमंत्री ने 20 साल में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है, वो मल्लिकार्जुन खड़गे को बुलाकर मैनिफेस्टो पर बात नहीं कर सकते। दरअसल प्रधानमंत्री को पता है कि ज्यादा बात करने पर जनता को याद रह जाएगा। जिस तरह वह 2014 में 2 करोड़ नौकरी के वादे को अभी तक याद रखती है, 15 लाख रुपए देने के वादे को अभी तक याद रखती है। आप बताइए क्या उस तरह से आपको 2019 के किसी वादे की याद है, 2024 के किसी वादे का पता है? दरअसल प्रधानमंत्री को पता चल गया है कि मैनिफेस्टो पर ज्यादा बात करने से जनता याद कर लेगी। जिस तरह से 2014 में 2 करोड़ नौकरियों की बात बार बार दोहराती है, उसी तरह से 2024 के किसी वादे को दोहराने लग जाएगी। विपक्ष बार बार हमला कर रहा है कि देश का संविधान खतरे में है। जांच एजेंसियों का इस्तेमाल हो रहा है विपक्ष को खत्म करने में। क्या इस मुद्दे को खत्म करने के लिए लगातार नया नया झूठ बोला जा रहा है ताकि इससे जनता का ध्यान हट जाए? अब देखिए, एक तरफ कहा जाता है कि जांच एजेंसियों में कोई राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं है, कानून के हिसाब से ये एजेंसियां काम करती हैं। दूसरी तरफ शरद पवार की पार्टी से निकलकर अजीत पवार जब बीजेपी की सरकार में हिस्सेदार बनते हैं तो उनसे और उनके परिवार से पुराने मुकदमे वापस ले लिए जाते हैं। तो बताइए ये कानून का कौन सा हिसाब हुआ? क्या आप तक यह खबर पहुंच गई है कि 25,000 करोड़ के कोऑपरेटिव बैंक घोटाले में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार को क्लीन चिट दे दी गई है। शरद पवार के भतीजे रोहित पवार को भी क्लीन चिट मिली है। सुनेत्रा पवार एनसीपी अजीत पवार के टिकट पर बारामती से लोकसभा का चुनाव लड़ रही हैं। एक समय था जब नरेंद्र मोदी एनसीपी को नेचुरली करप्ट पार्टी कहा करते थे। आज अजीत पवार के साथ उनकी पार्टी का गठबंधन है। आर्थिक अपराध शाखा ने कहा है कि बैंक को कोई वित्तीय घाटा नहीं हुआ और लोन के माध्यम से 1300 करोड़ से अधिक की रिकवरी हुई है। महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक को 25,000 करोड़ का स्कैम बताया गया था। बताने वाली बीजेपी थी। जो भी बीजेपी के साथ गया उसका केस बंद, जो नहीं गया वो मुख्यमंत्री जेल में बंद। बिना सबूत के कई सामाजिक कार्यकर्ता 5-5 साल जेल में डाल दिए गए। पत्रकार 2-2 साल के लिए जेल में डाल दिए गए। जैसे जैसे जनता के बीच संविधान बदलने का मुद्दा पहुंच रहा है, प्रधानमंत्री मोदी का झूठ बढ़ता जा रहा है। झूठ के बिना मोदी की राजनीतिक सफलता का आप कोई भी ईमानदार विश्लेषण नहीं कर सकते हैं। जाति की गणना के समर्थक तो नीतीश कुमार भी हैं, उनके साथ अब बीजेपी है, लेकिन जाति की गणना को लेकर तरह तरह का भूत खड़ा किया जा रहा है। बिहार में बीजेपी को आंदोलन करना चाहिए, जाति की जनगणना का विरोध करना चाहिए। महाराष्ट्र में मतदान हुआ, भाजपा के साथ गठबंधन की सरकार चला रही अजीत पवार एनसीपी ने अपने घोषणा पत्र में जाति जनगणना का वादा किया है। क्या आपको पता था कि अजीत पवार ने जाति की जनगणना का वादा किया है, जिनके साथ बीजेपी महाराष्ट्र में चुनाव लड़ रही है? जब कांग्रेस जाति की सर्वे की बात करती है तो बीजेपी घुमा देती है कि आलमारी और बाजरे का एक्सरे होगा। अब बीजेपी बताए कि अजीत पवार के इस वादे पर उसका क्या कहना है। हमने हमारे न्याय पत्र में क्या लिखा है कि हम सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना करवाएंगे, क्योंकि 2011 में हमने करवाया था। हर 10 साल कराना जरूरी है।
प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए। हम पर इल्जाम लगा रहे हैं, प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए, क्या ये सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना के खिलाफ हैं? जाति गणना जनगणना तो उनके नए साथी, उनके असली बात तो ये कहना चाहता हूं, उनके पुराने नए साथी नीतीश कुमार जी ने बिहार में करवाया था। आज वो साथी हैं, क्या वो उसके खिलाफ हैं? उस पर चुप क्यों हैं? जयराम रमेश को यह प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए करनी पड़ी क्योंकि ओवरसीज कांग्रेस के नेता सैम पित्रोदा का बयान आया कि अमेरिका में पूर्वजों की संपत्ति पर टैक्स लगता है। बीजेपी को लगा प्रधानमंत्री का बोला गया झूठ सच हो गया। इसके बाद से कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी के ही कई नेताओं के पुराने बयान निकाल दिए, जिसमें वे कहते पाए गए हैं, सुने जा सकते हैं कि पूर्वजों यानी बाप दादा की संपत्ति पर टैक्स लगना चाहिए। मोदी सरकार के पहले दौर में जयंत सिन्हा वित्त राज्य मंत्री थे। 12 नवंबर 2014 का उनका एक ट्वीट है। रांची में वित्त मंत्री और पार्टी अध्यक्ष अमित शाह के साथ मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक में हिस्सा लिया। उनके इस ट्वीट के जवाब में किसी ने लिखा है कि बाप दादा की संपत्ति पर टैक्स लगाने का इरादा खतरनाक है। तब इसके जवाब में जयंत सिन्हा लिखते हैं कि मान लीजिए अगर बाप दादा की संपत्ति 25 करोड़ से ऊपर होगी तो उसी पर टैक्स लगेगा। इस शाही परिवार के शहजादे पूरे देश में बढ़ चढ़ करके कह रहे हैं अब आपकी संपत्ति का एक्सरे होगा, एक्सरे। और आपकी अलमारी में क्या पड़ा है, किसी माता बहन ने कुछ बचत अनाज के डिब्बे में अगर दबा करके रखी है, एक्सरे करके खोजा जाएगा। लॉकर में क्या पड़ा है, एक्सरे करके खोजा जाएगा। आप जो कमाई करते हैं, हमारी माताओं बहनों के पास जो स्त्री धन होता है, जो स्त्री धन बहुत पवित्र होता है, कोई उसको हाथ नहीं लगाता है, कोई उसको छूता नहीं है। मंगलसूत्र हो, छोटा मोटा चांदी या सोना चांदी का गहना हो, इसे पवित्र माना जाता है। कांग्रेस उसे जब्त करके अपनी वोट बैंक मजबूत करने के लिए उसे बांटने की सार्वजनिक घोषणा कर रही है, मैनिफेस्टो में बता रही है। और मैंने तो पहले दिन कहा था कि इनका मैनिफेस्टो पूरी तरह मुस्लिम लीग की सोच का ही प्रतिबिंब है। हमने प्रधानमंत्री मोदी की हर दूसरी लाइन पर झूठ लिख दिया है और उसकी गिनती बता दी है। वैसे इस बयान में कुछ भी सच नहीं। 10 साल प्रधानमंत्री रहे हैं, बीजेपी के पास कई हजार करोड़ रुपए का चंदा है, लाखों कार्यकर्ता हैं, पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं है लेकिन विस्तार पर एक अध्यक्ष हैं। कोई भी चुनाव आसानी से जीत सकते हैं। मगर आपने देखा प्रधानमंत्री मोदी कैसे उसी जनता के बीच झूठ बोल रहे हैं जो उन पर इतना विश्वास करती है। अच्छी बात है कि लोग बड़ी संख्या में कांग्रेस की वेबसाइट से न्याय पत्र डाउनलोड कर पढ़ रहे हैं, खुद ही क्रॉस चेक कर रहे हैं। कांग्रेस ने न्याय पत्र में तो निवेश और मुनाफा बढ़ाने की बात की है, फिर उसके घोषणा पत्र को कम्युनिस्ट बताकर डराया जा रहा है। इसी देश के केरल में कम्युनिस्ट सरकार है जो यूपी बिहार से कई मायनों में आगे है। भारत की जनता की आर्थिक हालत बहुत ज्यादा खराब है। आईटी सेक्टर में नौकरियां जा रही हैं। टीसीएस जैसी बड़ी कंपनी में काम करने वाले लोगों की संख्या 19 साल में पहली बार कम हो गई। यही हाल इन्फोसिस का है जहां 23 साल में पहली बार काम करने वाले लोगों की गिनती कम हुई है। एक साल के भीतर इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो और टेक महिंद्रा ने 67,000 लोगों को नौकरी से निकाला है। अर्थव्यवस्था पर लिखने वाले एनडी मुखर्जी ने लिखा है कि पूंजी निवेश करने वाले और कंपनियों के मालिक मोदी से बहुत खुश हैं। उन्हें लगता है कि मोदी फ्री अनाज से ज्यादा लोगों को कुछ नहीं देने वाले हैं, यानी सामाजिक सुरक्षा पर और ज्यादा धन खर्च नहीं करेंगे। आपने देखा होगा कि 10 साल से मोदी भी वही 2, 3, 4 योजनाएं गिनाते जा रहे हैं। निवेशक मानते हैं कि नौकरियों की जो क्वालिटी है, यानी ज्यादा काम और कम पैसे वाली, वही बनी रहे।
तीसरी बार सत्ता में मोदी आ गए तो प्राइवेट सेक्टर पर लगाम नहीं लगाया जाएगा। इसके मतलब क्या है? वैसे भी इस चुनाव में तो कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर अनाप शनाप बोलने का चलन बढ़ गया है। आपको याद भी नहीं होगा कि खुद प्रधानमंत्री मोदी ने क्या नया वादा किया है। दूसरी तरफ आम आदमी आज भी साबुन और शैंपू के लिए तरस रहा है। लोगों के पास खरीदने और खाने के पैसे नहीं, इसलिए मनरेगा में काम की मांग बढ़ रही है ताकि कुछ भी काम मिल जाए और कुछ पैसा मिल जाए। उल्टा 2019 से मनरेगा का बजट हर साल घटता जा रहा है। अगर आपको लगता है कि धर्म की राजनीति से भला होगा, मंदिर बनाने से भला होगा, तो बिल्कुल अपने बच्चे को कहिए कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़ दे, गौरक्षा और मंदिर बनाने के काम में अभी से लग जाए। उसके साथ घर का जो सबसे जहरीला घोर सांप्रदायिक सदस्य है किसी भी उम्र का, उससे भी कहिए कि इसी काम में लग जाए। टीसीएस और इंफोसिस पर बहस करके क्यों वक्त बर्बाद करना। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।